हेलो डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं ये सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली और जो तैयारी कर रहे हैं हाई लेवल एग्जाम के लिए उनके लिए भी। तो अपना जो टॉपिक में है चीन के संविधान की विशेषताओं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने टॉपिक के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। तो चीन के संविधान के अंतर्गत क्या सोर्स हैं वो हम पढ़े हैं आगे और भी इसको पढ़ेंगे विशेष तौर से। फिलहाल हम आज देख रहे हैं कि चीनी जो संविधान है, इस संविधान की विशेषता क्या है, इस संविधान की विशेषता क्या है। तो इसको लेकर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा, वही आपको समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला देखो पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें जनवादी चीन की स्थापना को लेकर अब तक ऐतिहासिक अनुभव का सार सबमिट किया गया है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत, एक सरौरा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी लेनिनवाद तथा माओ तुंग से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया। यानी इनके संविधान में जो ये कहते हैं ना संविधान किस विचारधाराओं पर डिपेंड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो दूसरा है जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि इनके संविधान में इन महत्वपूर्ण विचारकों के विचार मिलते हैं या इनसे प्रभावित इनके संविधान हैं। और तीसरी बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि यह संविधान एक समाजवादी समाज बनाने के तौर पर बहुत ही अच्छे संविधान के तौर पे बना हुआ है। और ये साम्यवादी या जो समाजवादी एक जो चीन होता है उस समाजवादी की स्थापना पर जोर देता है। नॉर्मली सिंपल सा ध्यान रखना कि इस जो चीन का जो संविधान है वह एक समाजवादी संविधान है और एक अच्छे समाजवादी समाज की स्थापना पर जोर देता है। ठीक है, अब हम इसकी संविधान की विशेषताओं को जानेंगे। तो स्पेशली हम पहली विशेषता को ध्यान से समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है चीन के संविधान की पहली विशेषता क्या है, वो यहाँ पे आपके सामने है, संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान ज़्यादा लॉन्ग बड़ा नहीं है, संक्षिप्त है। क्यों? तो देखिए क्योंकि इसमें 1975 से 78 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। लेकिन दुनिया के अन्य देशों की अगर तुलना की जाए तो ये संविधान है वह इस साइज मतलब बाकी देश जैसे अपने इंडियन संविधान को देखें तो उनके मुकाबले काफ़ी छोटा संविधान है ये। क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना 138 अनुच्छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 138 अनुच्छेद हैं और इसको 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 भाग दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है और इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक अनुभवों का विवरण दिया हुआ है कि किस तरह से इनके इतिहास में महत्वपूर्ण समय के अकॉर्डिंग संविधान को बनाने में योगदान दिया है। और संविधान के दर्शन में दल के प्रत्यक्ष शासन और समाजवादी व्यवस्था को भी परिभाषित किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चीन के संविधान की दूसरी विशेषता देखें, लगभग ये दूसरी विशेषता अपने जैसी ही है अपने भारतीय संविधान की। तो नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधान की तरह लिखित है, ये लिखित लिखा गया है। तो मतलब ऐसा कौन सा जो अलिखित है, जो पहले ही मैंने आपको बताया था अलिखित संविधान कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि वह वहाँ की परंपराओं के द्वारा निर्मित हुआ है। तो इस तरह से इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त किए गए एक समिति के द्वारा किया गया। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान समिति ने बनाया था, वैसे ही ये संविधान निर्मित भी है। और संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है और दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और जो तीसरा अध्याय है इनका, तो आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरे अध्याय की जब हम बात करें तो तीसरे अध्याय में राज्य संरचना के ऊपर जोर दिया गया। और चौथा जो अध्याय है, इन चौथे अध्याय में राज्य चिन्ह, नेशनल एम्बल्स और राजधानी के बारे में थोड़ा ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। संविधान की विशेषता हो देखें तो बहुत ही ईजी है, जो आपको यहाँ पे प्रूफ सामने दिख रही है। अब चीन के संविधान की तीसरी विशेषताओं को देखें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जब आप देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं, उसको नोट डाउन भी करोगे तभी वह दिमाग में भी अच्छे से परिपक्व समझ में आ जाएगा। तो तीसरे संविधान की विशेषताओं को देखें तो पारिभाषिक दृष्टि से इनका संविधान कठोर है, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये संविधान लचीला है। जैसे अपने भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लचीला भी और कठोर भी है, क्योंकि विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन सा है? हाँ बिल्कुल, अमेरिका का है। और लचीला संविधान, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। तो अब यहाँ पे बात करें
तो सैद्धांतिक रूप में बात करें अगर पारिवारिक दृष्टि में तो ये संविधान कठोर है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से बात करें तो ये संविधान काफ़ी लचीला है, ठीक है ना। क्योंकि जब संविधान में बदलना हो तो बदलने को तरीके को लेकर, संविधान में कोई परिवर्तन करना हो तो उस परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही टफ है, संशोधन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कहते हैं बहुत सारे लोगों का समर्थन चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। संविधान को ऐसे ही संशोधन किया जाता है जैसे एक कानून बनाते हैं। तो संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है, वो हार्ड तरीका अपनाया गया है या इजी है, उसी आधार पर संविधान कठोर और लचीला होता है, जैसा आपने भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा होगा। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो चीज़ ये है कि इनमें संविधान संशोधन इनके 138 मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, आपको पहले ही बता दूं 138। तो ये 138 जो इनके अनुच्छेद हैं उनमें से अनुच्छेद नंबर 64 में कहा गया है कि चीन के संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन 164 में बताया गया है। और इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि कांग्रेस की स्थायी समिति के 1.5 वोट होने चाहिए, यानी कह सकते हैं कि टोटल संख्या का कितना बहुमत होना चाहिए 1/5। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर वहाँ के लोग 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पास कर देते हैं जो संविधान से संबंधित है, तभी संविधान स्वीकृत किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये टफ हो जाता है, ये बहुत ही ईजी है 1/5, ठीक है ना, लेकिन ये वाला टफ होता है, तो ये आप समझ गए हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है संविधान इनके चीन के संविधान की जो अंत हम बात करें नेक्स्ट जो विशेषता है वो है चौथी विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। यानी लोकतंत्र तो है लेकिन इसमें जनतंत्र तानाशाही को अपनाया गया है, ये आप ध्यान रखना। आप कैसे, तो देखिए 1978 में संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन के 16 वर्गीय तानाशाही वाला समाजवादी राज्य होगा, और नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक साम्यवादी राज्य होगा। यानी लोकतंत्र में भी तानाशाह, अब ये एक अलग सिस्टम है, लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र में तानाई शासन व्यवस्था है वो चीन के अंतर्गत अपनाई गई है। और ये राज्य कैसा होगा, समाजवादी राज्य होगा, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में होगा, जहाँ सैनिक तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। तो इस तरह से जनवादी लोक तानाशाही वाला ये जो शासन है वो चीन में हो, ये इस संविधान की विशेषता भी है। अब हम बात करें चीन के संविधान की 5वीं विशेषता जनवादी गणतंत्रात्मक, तो इसके बारे में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, क्या बात कही गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण जनता में निहित है। यानी चीन की जो शक्ति है, चीन के संविधान को जो शक्ति दी गई है वह उनकी जनता के द्वारा समर्पित है। इस तरह से अंतिम शक्ति जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थायी जन कांग्रेस के माध्यम से कर सकती है। जनता अपनी शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करेगी, जनता के पास मूल रूप में शक्ति है और ये शक्ति वह जनवादी कांग्रेस की तरफ अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। और चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है, राज्य प्रशासन संचालन जनता स्वयं करती है। जैसे अपने यहाँ पे राज्य सरकार का संचालन होता है तो वहाँ पर ये अलग है, खुद जनता के अंतर्गत ही संचालन होता है। इस तरह से चीन का संविधान, हम बात करें चीन का संविधान जो है, तो चीन के संविधान को लोकतंत्रात्मक और केंद्रतंत्रात्मक दुहाइयाँ देता है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र को महत्व दिया गया है और केंद्रवादी ज़्यादा महत्व है, केंद्रात्मक व्यवस्था ज़्यादा अपनाई गई है। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जनवादी है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब यहाँ पे एक जो बात आती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इन सभी लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के बावजूद केंद्रवाद का तकाजा है कि हर स्तर पर पदाधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और उससे लेकर हाई पदाधिकारियों तक कार्य होता है, शासन संचालन होता है, और इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। गणतंत्रात्मक तो आपको जहाँ पता ही होगा। अगर हम आगे बात करें, आगे देखिए बहुराष्ट्रीय राज्य, क्योंकि भारत में भी आपको पता है 28 और 8 राज्य हैं, वैसे भी चीन में भी बहुराष्ट्रीय राज्य सबको राष्ट्रीयता प्राप्त है। तो चीन बहुराष्ट्रीयता वाला है क्योंकि भारत की तरह यहाँ पे भी अलग अलग राष्ट्र के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म रीति रिवाज व्यवस्था है। तो यहाँ पे 56 राष्ट्रीयता हैं, 56 यानी 56 देशों के अलग अलग लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको अलग अलग राष्ट्रीयताएँ प्राप्त है। तो इस तरह से इनमें हान जो राष्ट्रीयता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन जनसंख्या ज़्यादा है। चीन में हान जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है, समस्त जनसंख्या का 93.3% हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। हान जनजाति, उनको जैसे इंडियन सिटीजनशिप होती है तो इंडियन सिटीजन की ज़्यादा है।
या दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ की कौन सी राष्ट्रीयता है? हान जनजाति, और हान जनजाति ही ज़्यादा प्रभावशाली है। आगे हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है चीन की नेक्स्ट जो विशेषता है संविधान की है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद, यानी राज्य से ज़्यादा, जैसे भारत में भी केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी सरकार दी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे चीन में ये भी तो है, लेकिन चीन में केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान की बात, चीन के इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया है कि चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अनुसार लागू करेंगे, और केंद्र का ये सिद्धांत साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार ही चलता है। इसमें माओ का दर्शन दिया गया है, यानी माओ के आधार पर ये व्यवस्था निर्भर करती है। चीन लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी और केंद्रात्मक निर्देशन के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट चीन के संविधान की 8वीं विशेषता आपके सामने है, एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाई। एकात्मक शासन प्रणाली यानी संविधान के अंतर्गत बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे ये पता लगता है कि भारतीय संविधान में एक तत्व ज़्यादा शक्ति, यानी केंद्र है वो ज़्यादा हावी है, क्योंकि जो शक्तियाँ राज्यों के पास भी है अगर उनका सही से देखें तो वो केंद्र की ओर इशारा करिए, केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो इस तरह से ये एक इनके संविधान की और महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि इसमें हम कैसे समझें तो देखिए, प्रांत स्वायत्त जो है राज्य हैं वह सब किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। प्रांतों और स्वायत्त प्रदेश जो है वो स्वायत्त पद, जैसे जनपद, जिले, स्वायत्त जिले और नगर, इनको बांट दिया गया है और ये सभी बटे हुए हैं। जैसे हम बात करें भारत, तो भारत के अंतर्गत बांटे हुए गए हैं राज्य, राज्यों के अंदर जिले, जिले के अंदर तहसील, लेकिन ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र के अंदर, क्योंकि केंद्र को प्रभावशाली बनाया गया है और सभी केंद्रात्मक के रूप में शासित होते हैं। जिलों, स्वायत्त, ये सभी मैंने आपको एक बता दिया, एक सारांश के रूप में समझ लीजिए। नेक्स्ट आपको 9वीं विशेषता ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में भी भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में किया गया, कर्तव्य 4 के बारे में बताया गया। वैसे ही चीन के लोगों को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इनके अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 33 से लेकर 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो आप ध्यान रखना, इनको 4 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से बाकी देशों के लोगों को संविधान के तहत अधिकार दिए गए, वैसे चीन के लोगों को भी दिए गए हैं। अनुच्छेद अध्याय 2 और जो अनुच्छेद की बात करें तो 33 से लेकर 56 तक, ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह की व्यवस्था की है इनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर। नेक्स्ट में हम बात करें तो आ जाते हैं 10वीं विशेषता, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार के उत्पादों के साधन का प्रबंध किया गया है। संपूर्ण जनता के द्वारा साम्यवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता के द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 11वीं विशेषता है चीन की 11वीं विशेषता संविधान की, राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता लेकिन प्रस्तुत एक दलीय प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि चीन में अलग अलग राजनीतिक दल तो बन सकते हैं, जैसे बहुत सारे दल, सिर्फ एक ही दल नहीं, बहुत सारे दल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था ही। भारत में जैसे बहुत सारे दल होते हैं और सभी दल, जब किसी को बहुमत नहीं होता तो गठबंधन होता, वहाँ पे गठबंधन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक दल ही है। अलग अलग राजनीतिक दल बन सकते हैं, लेकिन वह एक ही दल के साथ रहकर सरकार बना पा सकते हैं, तो एक ही दल की सरकार वहाँ पे हुआ करती है। तो ये बहुत ही यूनिक व्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान रखें, केंद्रीय सैनिक आयोग, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है। एक केंद्रीय सैनिक आयोग बनाया गया है जो केंद्रात्मक रूप में शक्ति प्रभावशाली बनाता है, यानी केंद्रीय शक्ति, सैनिक शक्ति है, इसको केंद्रीय महत्व दिया गया है, क्योंकि जब जरूरत पड़े तब सैनिक की व्यवस्था है वो वहाँ पर हावी हो सकती है, उसकी सुरक्षा करती है। ये ध्यान रखना, ये एक अलग व्यवस्था है, क्योंकि ऐसी किसी भी देश में व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना, नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की व्यवस्था की गई है, जबकि 1978 के संविधान से पहले इन पदों की व्यवस्था नहीं थी या समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य, आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूत प्रमाण पत्र राष्ट्रपति को सब दिए गए हैं। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरफ 5 वर्ष का होता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक में काफ़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 16वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की इसके बाद 2003 में जो व्यवस्था की, इसके बाद वापस
एक राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की है। इसे जो अपनाने के बाद चीन की कम्युनिस्ट जो पार्टी है, ठीक है ना, उसके माध्यम से चीन को राष्ट्रपति बना दिया गया है। यानी चीन का एक दल है, जो आपको पता है मैंने एक दल की सरकार बताई कम्युनिस्ट पार्टी, अब उसका ही जो प्रमुख होता है वो हर बार राष्ट्रपति बन जाता है और ये व्यवस्था पुनर्स्थापना की गई, यानी दोबारा वही राष्ट्रपति बनता है। विशेष नीति के सिद्धांतों का उल्लेख, ठीक है ना, ये इनके संविधान की विशेषता होगी। अब नेक्स्ट एक बात करें जो एक इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, बस ये मेरे हिसाब से इतनी संविधान की विशेषता थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने थोड़ा फास्ट पढ़ा है क्योंकि जो पॉइंट थे उनको समझना था, तो पॉइंट को हमने यहाँ पे समझा है। और पॉइंट को ही मैं पहले से आपको बताता, जब कि आप पॉलिटिकल के थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर है ना, तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख पाते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप पॉइंट को अच्छे से कंटेस्ट कर लें, समझ लें, रटे नहीं, समझ लें, ताकि वही आपको एग्जाम में सपोर्ट दे सकते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अपनी तैयारी को मौजूदा बहुत ही बढ़िया बनाना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।